हेलो एंड वेलकम टू ओलंपियाड जंक्शन। ये वीडियो है हर उस एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट के लिए और हर उस बच्चे के लिए जो इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड का मेडल जीतना चाहता है। आज मैं इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओलंपियाड के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का शौक है और बचपन में आपने स्पेस साइंटिस्ट बनने के सपने दिए हैं तो ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल ओलंपियाड्स इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। आपने IAO का नाम सुना होगा, IOAA का नाम सुना होगा, APAO का नाम सुना होगा। भाई इतने सारे ओलंपियाड, इन सब तक पहुंचते कैसे हैं, इन सब में क्या फ़र्क है, कौन सा देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, ये सवाल मैं आपके आंसर करूंगी। इन ओलंपियाड्स तक पहुंचने का रास्ता क्या है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द नेशनल स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस जो आपको देने पड़ते हैं बिफोर यू क्वालिफाई टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द इंटरनेशनल फोरम, उनकी प्रोसेस को और उन एग्जाम्स के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्लास वाइज ये प्रिपरेशन प्लान मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सारा इसी वीडियो के अंदर। तो ज़रा पेशेंटली ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में जिसका नाम है IAO। IAO stands for the International Astronomy Olympiad. In the field of astronomy, this is the oldest Olympiad that has been happening. 1996 में this was started by the Eurasian Astronomical Society. Till many years, India is also a part of this Olympiad, and till many years we have participated in this Olympiad. But in the year 2007, there was some dispute, some dissidence inside the committee on the scope of the Olympiad. कि यहाँ सिर्फ astronomy तक ही restrict करना चाहिए या astrophysics should also be a part of the Olympiad. And so a new Olympiad was formed with the same international validity जिसको कहा जाता है IOAA. Now 2007 से लेकर आज तक India has participated in this Olympiad multiple times, even hosted it in India in the year 2017. And till now we have been the absolute champions of this Olympiad about 3 times. So IOAA is an Olympiad which you can also represent our country in at an international forum. अब आपने एक और ओलंपियाड के बारे में नाम सुना होगा, APAO. APAO stands for Asian Pacific Astronomy Olympiad. एक तरीके से ये एक रीजनल लेवल का ओलंपियाड है जहाँ पे एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ आइडियली 2005 के अंदर इस ओलंपियाड को स्टार्ट किया गया था फॉर दोज कंट्रीज हु वर नॉट सेंडिंग देयर टीम्स टू IMO। जो लोग IMO तक अपनी टीम नहीं भेज रहे थे वो लोग इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब फ्रैंकली अगर आपका सवाल है कि APAO देना है या IAO देना है या IOAA देना है तो ये सवाल इस टाइम पे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इन सारे ओलंपियाड्स के लिए कोई आपको एंट्री टिकट नहीं देने वाला है। ये सारे इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स होते हैं जहां तक क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बहुत थरो और रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और ये साबित करना पड़ता है दैट आप हमारी कंट्री के बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल माइंड्स में से एक हैं। इसके लिए आपको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस क्लियर करनी पड़ती है और वो स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो इस एग्जाम को आपको लेना क्यों चाहिए, व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, इसको लेने में ज़्यादा चतुराई है, इज इट अ बेटर चांस टू टेक दिस ओलंपियाड रादर देन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। नाउ आइडियली इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स and you want to make up a career in astrophysics, then this is definitely an Olympiad that you should be serious about and should also prepare for this. देखिए मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताती हूँ। अगर एक इंसान को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो बड़ा सिंपल कोर्स है, आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा और उसको अगर आप 4 साल के अंदर सक्सेसफुली क्लियर कर देते हो तो आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का कोई ऐसे डायरेक्ट पाथ निकलता नहीं है, right? Generally, those people who pursue a career in astrophysics have started their higher education by taking up an advanced degree of science only. These are generally people who are specializing in the field of physics and a strong major in mathematics as well, with a very good understanding of astronomy and cosmology etc. other sciences which are related to astronomy and astrophysics. So आप अपने graduation post graduation के अंदर electives लेकर अपनी प्रोफाइल एक एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए ज़्यादा suitable बना सकते हो। और
अगर आप ये जानना चाहते हो कि what exactly is the life of an astrophysicist like, what are the scope of work that you can do, trust me, there is no better experience, there is no better exposure than participating in this program. Not only in the preparation stage, आप सिर्फ इसके क्वालिफायर को क्लियर करने की प्रेपरेशन स्टेज में ही बहुत कुछ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जान लेते हो, सीख लेते हो, उसके अलावा भी when you get selected, let's say you get selected in the orientation cum selection camp, right, वहाँ पे आपको इतना information दी जाती है regarding astronomy, regarding astrophysics. You learn amongst the best minds of the country. You learn from the best teachers of these fields of mathematics, of physics, of astrophysics, astronomy, and therefore it is the best experience that you can have. A lot of times if you are meritorious in this exam, right, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज के एस्ट्रोनॉमी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. जनरली दी स्कॉलरशिप्स अलाउ यू टू इंटर्न विद वेरी गुड ऑब्जर्वेटरीज, और ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके कैंडिडेचर के लिए बहुत पावरफुल हो जाता है. बट ये तो बात है उन लोगों की जिनको बहुत इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग से स्पेस साइंटिस्ट बनने का शौक था. उन लोगों के लिए क्या, जिनका कुछ ऐसा बहुत कोई एम्बिवैलेंस सा है, राइट, दैट दे आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग interest in them. Even then, you should weigh your options and definitely appear for this Olympiad. देखिए, आपने हमारी ये वीडियो तो देखी होगी, How to get into MIT. इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप ऊपर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि एक टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. और आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंटरनेशनल ओलंपियाड का गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आपके चांसेस ऑफ एडमिशन इन दीज यूनिवर्सिटीज बढ़ा देता है. इट ब्रिंग्स यू अ स्टेप क्लोजर टू अचीविंग योर ड्रीम्स. सो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, अगर डेटा की बात करूं, तो इस ओलंपियाड के अंदर कंपटीशन इंटरनली कम होता है. ओके, मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताती हूँ. जैसे कि लगभग 2.5 लाख लोग IOQM का एग्जाम देते हैं. दे आर क्वालिफाइंग फॉर द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट. सो 2.5 लाख लोग इंडिया से एग्जाम लिखने वाले हैं IOQM का. इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर फिजिक्स के लिए भी, राइट, IOQP के लिए भी लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम को लिखते हैं. लेकिन अगर मैं एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में बात करूं, NSCA का पेपर देखें, राइट, या IOQA के बारे में बात करें, तो ये नंबर बहुत ही कम है. Only about 16,000 people appear for this, and that's why इतना कम कंपटीशन होने के बाद भी इसका कट ऑफ काफी लो रहता है. So your chances of getting selected, going through the orientation and selection camp are maximized if you're taking the exam in astronomy. अब आपने शायद ये भी सुना होगा कि इसका कट ऑफ जनरली काफी नीचे होता है, और कट ऑफ नीचे तो टफ एग्जाम्स का होता है, राइट. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू हैव डिसेंट प्रिपरेशन, अगर आपने IOQM के लिए ढंग से प्रिपेयर किया है, अगर आपने IOQP के लिए ढंग से प्रिपेयर किया है, या फिर अगर आप एक JEE एस्पिरेंट हो और फाउंडेशन कोर्सेज आपने काफी अच्छे से कर लिए है, then you stand a very good chance at clearing the cutoff and at least getting up to the orientation and selection phase. Okay, now what exactly is the process of this examination? आप कैसे इस तक पहुंच सकते हो, क्या है, अब मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है. नाउ एग्जाम फॉर्मेट, राइट, इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे आपसे क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बता देती हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दे ट्राइंग टू टेस्ट इन अ कैंडिडेट. वो इस एग्जाम में क्या देखना चाहते हैं. IOQM इज फॉर द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ मैथमेटिक्स, IOQP, राइट, और द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इज फॉर द ब्रिलियंट ब्रेन्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड इज फॉर द ब्रिलियंट ब्रेन इन फिजिक्स. तो एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड किस चीज के लिए है. So they are actually trying to test both. Are you good at solving math? Are you good at solving physics? Because a lot of astronomy and astrophysics is experimental, it is observational. तो आप यहाँ पे बैठे, right? आप अर्थ पे बैठे कितनी चीज़ें अच्छे से solve कर सकते हो? How can you creatively visualize a problem और उस problem को solve करने का आपका approach आप कैसे निकालते हो? That is basically what they are trying to identify. So this program generally has 3 sections. पहला section काफ़ी straightforward है. Theoretical सवाल आते हैं आपसे mathematics से related, फिजिक्स से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जिनके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको देने पड़ते हैं, राइट. अब देखिए, ये मैं इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में बात कर रही हूँ. आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो बहुत ही टफ सवाल आते होंगे, राइट. मैं इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी दैट आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार इस चीज़ के बारे में तो शायद सोचा ही नहीं था.
ओके तो पहला सेक्शन होता है थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स का. एवरी क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कैरीज 10 मार्क्स रफली. ओके नेक्स्ट सेशन इज ऑन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, और ये जो इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, INAO है, उसके अंदर भी लगभग ये पैटर्न फॉलो होता है. आपसे स्काई का एक मैप दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करने होंगे सर्टेन क्लाउड, सर्टेन स्टार्स, सर्टेन कॉन्स्टलेशंस. आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये कहाँ से लिया गया है, एक्सेट्रा. राइट. सो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, looking out from a telescope or looking out through the naked eyes, stars कहाँ फॉल करते हैं, कहाँ किस एरिया में आपको क्या दिखाई देगा, that is a section of observational skills. So sky map, right, planetarium related questions, ये generally identifications of stars and planets are generally asked in this section. The last section is your practical know-how. You deal with a lot of tools while studying astronomy. जैसे telescopes हो गए, अलग अलग तरीके के telescopes, उनकी reflexity क्या होती है, how do you calculate their focal length, आपको magnification वगैरह कैसे मिलने वाला है, any specific tools that you're using in the field of astronomy, this is a practical session on all of them. Okay? अब चिंता करने वाली बात नहीं है. मैं समझ सकती हूँ आप ये सोच रहे होगे कि अब तक तो हमने स्काई का कोई कॉन्स्टलेशन याद किया नहीं है, अर्सा मेजर, ओरायन, कैसियोपिया, इनके आगे हम बढ़े नहीं हैं, तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और प्रैक्टिकल नो हाउ हम कैसे करेंगे. बट डोंट वरी, उस स्टेज तक पहुंचने से पहले थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है. सो फर्स्ट वील गो टू द क्वालिफायर्स, वील सी व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी इन क्लियरिंग दोस क्वालिफायर्स, और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशनल और प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर क्या किया जा सकता है. ओके तो देखिए, इन ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने का एक ही तरीका है. आपको रजिस्ट्रेशन इसके लिए करना पड़ता है फ्रॉम IAPT. IAPT स्टैंड्स फॉर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स. ये एक गवर्निंग बॉडी है जो साइंस से रिलेटेड सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इंडियन नेशनल क्वालिफायर्स कंडक्ट करवाती है. ठीक है. सो IAPT exam.in में जनरली इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है. राइट नाउ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस राउंड ऑफ IOQA हैव नॉट स्टार्टेड, बट डजंट मैटर. आप साइंस के अंदर फिजिक्स का ओलंपियाड देना चाहते हो, एस्ट्रोनॉमी का देना चाहते हो, बायो का देना चाहते हो, केमिस्ट्री का देना चाहते हो, जूनियर साइंस का देना चाहते हो, सबका रजिस्ट्रेशन एक ही जगह से होता है. सो यू स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 सेट ऑफ एग्जामिनेशंस दैट यू गिव इन द कंट्री इटसेल्फ. राइट. पहला एग्जाम होता है NSCA. ओके NSCA स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा एग्जाम होता है INAO. इट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड. नाउ कोविड से पहले तक ये दोनों एग्जाम्स को अलग अलग स्टेजेस में कराया जाता था. जो लोग NSCA से क्वालिफाई करते थे, अराउंड 500 स्टूडेंट्स हु वुड क्वालिफाई फ्रॉम NSCA वर गिवन द चांस टू राइट द INAO. लेकिन 2019 के अंदर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है. नाउ बोथ ऑफ देम फॉल अंडर द IOQA सेक्शन. राइट. सो अब आप एक फॉर्म भरते हो एंड यू अपीयर फॉर IOQA एग्जामिनेशन, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसका पार्ट 1 1 घंटा NSCA होता है और 2 घंटे INAO होते हैं. Once you get selected from INAO, roughly 50 students are selected from INAO and they undergo the ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप. राइट. ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप कराया जाता है मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन पे. ठीक है. यहाँ पे ये आपकी ट्रेनिंग करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि ऑब्जर्वेशन हमने नहीं कराए, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास नहीं है. तो यहाँ इस ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप में वो एस्ट्रोनॉमी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन लास्ट ईयर्स ओलंपियाड्स, जिनको फैसिलिटेटर्स कहा जाता है. द फैसिलिटेटर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस, दे शेयर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड टू देम. यू हैव द बेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ द कंट्री ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक्सेट्रा हु टेक योर क्लासेस. और इस कैंप में, ये लगभग 10-15 दिन का कैंप होता है, इस कैंप से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. 6 लोगों की टीम को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द इंटरनेशनल राउंड, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एट द इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. नाउ वंस दोस पीपल आर सिलेक्टेड, उनकी थरो ट्रेनिंग होती है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, जिसको डिपार्चर कैंप भी कहा जाता है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिपार्चर ट्रेनिंग, यू आर देन सेंट ऑफ टू द होस्ट कंट्री, टू व्हिचएवर होस्ट कंट्री इज होस्टिंग द ओलंपियाड इन फॉर दिस ईयर. ओके. अब देखिए, मैंने आपको ये बताया दैट NSCA और INAO, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको IOQA में अपीयर करना है या NSCA में अपीयर करना है. ये दोनों एक ही बात है. IOQA का पहला पार्ट है NSCA. तो आप जब रजिस्टर करोगे, आप ऑटोमेटिकली दोनों एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर दोगे. वो एक ही 3 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर कराए जाने वाले हैं.
ओके अब यहाँ पे ना एक और बात आ जाती है कि ये टेस्टिंग अथॉरिटी कौन है। सो एनएससीए का पेपर सेट होता है आईएपीटी से। सो रजिस्ट्रेशन से लेकर एनएससीए इज अंडर द एम्बिट ऑफ आईएपीटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। लेकिन इसके बाद की जितनी भी स्टेजेस है ना, टिल द टाइम यू गो टू द इंटरनेशनल राउंड, दैट इज कंडक्टेड बाय द होमी भाभा सेंटर ऑफ स्पेस ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। HBCS इस रेस्ट ऑफ द प्रोसेस को मॉनिटर करता है। INAO का पेपर आपको HBCE से CSC से आता है। ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग कैंप, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, ये सब कुछ HBCSC कराता है कंडक्ट। ओके तो आई गेस यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई फॉर्म कहाँ पे भरना है। एक ही फॉर्म है बच्चों, एक ही फॉर्म फिल करोगे तो आप सारे ओलंपियाड्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे इंटरनेशनल लेवल के। ओके नाउ इन स्टेजेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कौन बच्चे हैं जो इन ओलंपियाड्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, इन ओलंपियाड्स के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट देम। So the first step of registrations can be done from iaptexam.in। ठीक है, अगर आपको इन ओलंपियाड से पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए about these Olympiads, you want to see past exam papers etc, then you can log on to iapt.org.in, right? www.iapt.org.in. It is the official website of the association and you will find all information related to any science Olympiad on the website itself. Now who can register for this Olympiad? देखिए ये Olympiad open होता है 8th standard से लेकर 12th standard तक के बच्चों के लिए। ठीक है, सो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास आपको 4 मौके मिल सकते हैं इस ओलंपियाड को देने के लिए, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द राइट टाइम। ओके नाउ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। स्टूडेंट्स शुड बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, राइट? जरूरी नहीं है कि अभी आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो, बट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू कैन गेट एन इंडियन पासपोर्ट इजीली, रेडिली, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दैट। तो आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आप उस साल किसी और एनएससी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों, मैंने ये चीज़ें और वीडियोस के अंदर देखी है और ये इन्फॉर्मेशन गलत भी है। कुछ वीडियोस में मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप NSC JS क्लियर कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली INAO दे पाते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, देखिए 2019 से पहले NSCA अलग से नहीं होता था। सो जनरली INAO कौन लोग दे सकते थे? जो लोग फिजिक्स का ओलंपियाड क्लियर कर चुके हैं या जो लोग जूनियर साइंस ओलंपियाड का क्वालिफायर क्लियर कर चुके हैं, उनको INAO भी देने दिया जाता था, राइट? तो तब से कुछ लोग ऐसा लगता है कि हाँ NSC JS क्लियर कर दिया तो मतलब ये तो हम ऑटोमेटिकली INAO दे पाएंगे। ऐसा नहीं है, राइट? जनरली ये सारे ओलंपियाड सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली कराए जाते हैं एंड दैट्स व्हाई यू कैन पार्टिसिपेट इन ओनली वन ऑफ देम। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन होता है, आपको ओलंपियाड की डेट ऑलरेडी पता होती है, टाइम स्लॉट ऑलरेडी पता होते हैं, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि इस ओलंपियाड का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। ओके, मोरओवर द स्टूडेंट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 12th, राइट? क्लास 12th पास करे हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद एडमिशन नहीं लिया है, जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JEE एंट्रेंस वगैरह के लिए, वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो यू नीड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ एटलीस्ट क्लास 12th इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपियाड। अब देखिए इस ओलंपियाड में क्वालिफाई कराने के लिए और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है, बट उसका इफेक्ट आपको नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए का पेपर अलग है, ग्रुप बी का पेपर अलग है, डिफिकल्टी लेवल अलग है ना। यू विल हैव द एग्जैक्ट सेम पेपर्स, एकदम सेम पेपर्स, एकदम सेम क्वेश्चंस, उतने ही मार्क्स, उतनी ही वेटेज। फर्क क्या होगा? फर्क होगा आपके मिनिमम एडमिसिबल स्कोर MAS और MI के स्कोर का कट ऑफ का फर्क होता है। सो ग्रुप ए के अंदर कौन बच्चे आ जाते हैं? जो 8th 9th 10th और 11th क्लासेस के अंदर हैं। 8th 9th 10th 11th क्लास के अंदर अगर आप हो तो आप ग्रुप ए के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। ग्रुप बी के अंदर वो स्टूडेंट्स होते हैं हु आर करंटली इन क्लास 12। ओके अब देखिए इसके अंदर ऑब्वियसली ग्रुप 12 का कट ऑफ थोड़ा हायर होता है, ग्रुप ए का कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है। वो क्यों होता है मैं आपको वो भी बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? वो क्यों होता है इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे, बट हाँ फ्रैंकली इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रुप्स डिवाइड करे जाते हैं ताकि दोनों एज ग्रुप के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, क्योंकि क्लास 12th के बच्चों का अपर हैंड होता है इन एडवांस्ड मैथमेटिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इन एडवांस्ड फिजिक्स। दैट्स व्हाई दे जनरली टेंड टू क्लियर इट मोर एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु आर कंपैरेटिवली यंगर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोर्स आता है 12th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स और 12th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम NSC JS, राइट? जूनियर साइंस ओलंपियाड के अंदर सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का कोर्स होता है। सो अगर इन
इन क्राइटेरिया को अगर आप क्लियर कर चुके हो देन यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन दिस ओलंपियाड। तो वो बच्चे क्या करें जो अभी तक क्लास 8 में आए नहीं हैं, वो बच्चे रखें थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि यू विल रियलाइज दैट इवन दो यू कांट इमीडिएटली पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्लियरिंग, क्वालिफाइंग फॉर द ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप एक्सेट्रा। और आप क्या कर सकते हो, कैसे ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग। ओके, नाउ पहला एग्जाम जो आप दोगे वो होता है NSCA। NSCA इज द पार्ट 1 ऑफ IOQA। IOQA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये 80 मार्क्स का MCQ पेपर होता है एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग। सो इफ यू हैव द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर दे दिया है तो +3, गलत आंसर दिया है तो -1। इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रहती है। अब दिस इज एन MCQ पेपर एंड द सिलेबस इज मेनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, मैथमेटिक्स टिल क्लास 12th, फिजिक्स टिल क्लास 12th एंड एस्ट्रोनॉमी का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता, राइट? सो आई एम नॉट इवन किडिंग, इट इज गिवन ऑन देयर वेबसाइट दैट द syllabus may be equivalent to our higher secondary board, right? But there is no defined syllabus for astronomy. You can look up more, you can look up on the official website of IOAA. They have given certain things, but they generally cover everything under the guideline of syllabus, okay? But a lot of students who are already in class 11th and class 12th actually stand a great chance of qualifying for this Olympiad only on the basis of strong math and strong physics. मान लो आपने आज तक एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए तो अलग से कोई प्रिपरेशन करी नहीं, एस्ट्रोनॉमी आपने अलग से हायर इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश नहीं करी है, कोई बात नहीं, यू माइट बी एबल टू स्टिल सॉल्व दिस ऑन द बेसिस ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, राइट? एज यू कैन सी मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं मैथ्स और फिजिक्स से ही। एंड ये जो मैथ और फिजिक्स भी है ना, दिस इज दोज सब्जेक्ट्स, दोज एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जिसको हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं। जैसे हमें पता है प्लैनेटरी ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं होती है, एलिप्टिकल होती है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट से रिलेटेड जितना भी मैथ्स आ जाता है, जितनी भी ज्योमेट्री आ जाती है, वो सब इसके अंदर आता है, राइट? बेसिक्स ऑफ कैलकुलस डेफिनेटली आते हैं इसके अंदर, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में कैलकुलस इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, सिमिलरली फंक्शंस को सॉल्व करना, टू सॉल्व अ सर्टेन फंक्शन फॉर अ वेरिएबल, ये सारे क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, फिजिक्स is largely dependent on classical mechanics. ठीक है, न्यूटन के लॉ हो गए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। In fact, I'll show you the categorization of marks under physics category. तो आप देखोगे majority 18 सवाल, right? 18 questions are asked on classical mechanics itself. Classical mechanics include projectile motion. They talk about angular momentum, right? Because a lot of things are spinning in the space and they all work on the principle of conservation of angular momentum. So angular velocity, angular momentum, इन सब से related काफी सवाल होते हैं. Gravitation stands for the biggest chunk of questions that is asked, right? Because ultimately the universe is brought together because of gravity. So gravitation से related सवाल, gravitational field आइडेंटिफाई करने से, स्ट्रेंथ से, राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टेन लेवल, ये सारी चीजें ग्रेविटेशन, लाइक लगभग 5 से 6 सवाल ग्रेविटेशन से ही आ जाते हैं इन 18 क्वेश्चंस में से, राइट? इसके अलावा केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन का आइडिया होना, राइट, नोइंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 7 सवाल आते हैं और वो जनरली आप अपने अगर आपने डिसेंट प्रिपरेशन करी है क्लास 12 तक के फिजिक्स की, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है, तो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल होते हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड कुछ सवाल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस आते हैं जो आप आराम से निकाल सकते हो। इसके अलावा वो लगभग 3-4 क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, बिकॉज temperature of the star is important, how much heat energy is transferred is important, right? Radioactivity और modern physics, atomic nuclear physics, इन सब चीजों से रिलेटेड भी लगभग 2 से 5 सवाल तक आते रहते हैं, राइट? एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं लगभग 16 to 18 इन दिस एंटायर सेक्शन, राइट? तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपके प्योर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं होते, और ये जो होते भी हैं, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ये कभी कभी किस तरीके के सवाल पूछते हैं कि मान लो अर्थ है, राइट? अर्थ के एक सर्टेन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है दैट अगर अर्थ पे इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कोई इंसान खड़ा है तो जो सन की रेस ट्रैवल करके अर्थ तक आ रही हैं वो उस पॉइंट के ऊपर किस एंगल के ऊपर इंसिडेंट होंगी। सो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ ज्योमेट्री
इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमीज एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एक बहुत बढ़िया संगम, एक बहुत ही बढ़िया इंटरजेक्शन है एस्ट्रोनॉमी और ये एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। नाउ दिस इज एन MCQ पेपर। जनरली इसका कट ऑफ इज नॉट मोर देन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द कट ऑफ दिस हैज नॉट मोर देन 40%, राइट। आपको 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं टू इजीली क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट। स्टेप 3 इज INAO। ये सेम डे पे होता है, आपको सेंटर वेंटर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 घंटे का NSCA कंप्लीट हुआ, फिर INAO का पेपर आपको दे दिया जाएगा। दिस इज अ सब्जेक्टिव पेपर एंड इन मेनी वेज इट मिमिक्स द सेम पैटर्न जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर IOAA के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ एक सवाल तो कम से कम हमेशा आता ही है स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई करने का। एक स्काई मैप दिया होगा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, कौन से कौन सा स्टार आपको कहाँ दिख रहा है, राइट। कौन सा कॉन्स्टलेशन है, वो मैप कौन से एरिया का है, राइट। कहाँ से आपको ये नाइट स्काई दिख रही होगी। दोज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम्स। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपने शायद आज से पहले इसको एक्सप्लोर नहीं किया होगा, सो इट मे साउंड अ लिटिल डिफिकल्ट, बट ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आई हैव सीन पीपल हु हैव क्वालिफाइड फॉर द ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप हु से दैट उनके 10 दिन के अंदर वो आपको पूरा स्काई का मैप एकदम मेमोराइज करा देते हैं, राइट। सो अगर आपने पहले से थोड़ा ऐप वैप के थ्रू, थोड़े सही बुक्स वगैरह रेफर करके अगर पहले से इस स्काई एटलस को थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है, तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन डेफिनेटली क्वांटिफाई। अब यहाँ पे IOQA का हर पेपर लगभग 10-10 मार्क का होता है, राइट। सो अगर आपने 10 से 12 मार्क का एक ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर पीपल हु आर जनरली क्विटिंग दिस सेक्शन, राइट। जो लोग सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के दम पे इसको क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हैं, राइट, उनके ऊपर आपको एक एज मिल जाता है। देन देयर आर आल्सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जैसे एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दिया होगा, उसकी रिफ्लेक्टिविटी को फाइंड आउट करने का विद सम वेरिएशंस, ऐसे कुछ सवाल होंगे, राइट। तो इस तरीके के सवाल आपसे जनरली पूछे जाते हैं IOQA के पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव पेपर INAO का होता है उसके अंदर। अब मान लीजिए आप इससे क्वालिफाई करते हैं, राइट। सो देयर आर रफली 25 स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप B and 25 students who are selected from group A। तो लगभग इन 50 लोगों को इनविटेशन दिया जाता है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप तक जाने का। अब आपने अगर ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप तक का सफर अगर तय कर लिया है अपने आप, तो डोंट वरी, इसके बाद का सफर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट इज व्हेन दे आर गोइंग टू ट्रेन यू, राइट। जो आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, राइट। डोंट वरी, दे आर गोइंग टू ट्रेन यू फॉर ऑल ऑफ दिस। वी आर ऑल्सो गोइंग टू ट्रेन यू फॉर ऑल ऑफ दिस। डोंट वरी, कीप वॉचिंग। That's why subscribe on this channel so that you get to see all this content coming up for all of you. So इन चीजों के लिए आप फिर प्रिपेयर करते रहोगे। So our aim, right? आपके दिमाग में फिलहाल ये नहीं होना चाहिए कि IOAA के पेपर में हम क्या करेंगे। फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए on what can you do in order to clear IOQA and get selected for the orientation cum selection camp, right? अब देखिए, इसके लिए प्रेपरेशन प्लान विल चेंज डिपेंडिंग ऑन विच क्लास यू आर इन एंड व्हाट योर प्रायोरिटीज आर। तो मान लीजिए आप अभी क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप क्लास 12th के अंदर ही हैं, आप ग्रुप B के अंदर फॉल करते हैं और देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट आपने लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर अपना फाउंडेशन फॉर मैथ्स एंड फॉर फिजिक्स आपने अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। तो आपको एलिप्सिस की थोड़ी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर थियोरी, कैलकुलस, कोनिक सेक्शन, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिविटी, इनके कंसेप्ट अगर आपने बहुत स्ट्रांगली स्टडी करे हैं और डिसेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस भी है, अगर आपको स्टार लाइफ साइकिल, ओके, सोलर मासेस, सोलर रेडियाई, हम डिस्टेंसेस किस तरीके से मेजर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिसेंट आइडिया भी है, तो भी आप इसको क्वालिफाई करने का प्लान कर सकते हैं। You need to work on strengthening your maths and physics right now, right? Because there's not a lot of time that you can invest in astronomy. But if you are a student of 8th standard to 10th standard, right, you can now focus on physics. Physics और astrophysics वाले part को अब आप strengthen करने की कोशिश कर सकते हो. You still have time before you run out of the clock for appearing into this Olympiad. So right now your preparation should be on आप self preparation कितना कर सकते हो mathematics का, that is up to you. But you can definitely work on strengthening your astrophysics and physics part, right? At least बहुत सारे classical mechanics के questions तो आप class 10 तक भी बड़े आराम से solve कर सकते हो अगर आपने IOQJS के लिए preparation किया है या NTSC के लिए preparation किया है. This is also a very good time to start learning sky maps, right? जैसा मैंने कहा था लगभग 100 जैसे constellations होते हैं जिनको हमें learn करना पड़ता है. कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने अभी से इनको करने की practice रख ली है तो this is going to benefit you in the future.
Now, if you are in a class which is less than class 8, मान लो आप 6th स्टैंडर्ड के अंदर हो, 7th स्टैंडर्ड के अंदर हो और आपको बहुत इंटरेस्ट है इस ओलंपियाड के अंदर इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, तो आप क्या करो? तो फिर आप वेट करो और ये बहुत अच्छा टाइम है एस्ट्रोनॉमी में स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स बिल्ड करने का, ताकि जब आप फिजिक्स जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आओ और आपका फिजिक्स स्ट्रेंथन होने लगे, मैथ्स स्ट्रेंथन होने लगे, यू ऑलरेडी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. So this is roughly the preparation plan for all of you. If I have to divide in these sections, mathematics, physics और astronomy से अगर मैं बात करूं, तो क्या आप prepare करने के लिए help कर सकते हो, which will definitely maximize your chances of clearing this Olympiad? तो mathematics की बात करते हैं. भाई geometry से ज़्यादा important और कुछ नहीं है. लगभग पूरा astronomy is based on these few principles of geometry, ellipses, coordinate geometry, calculus, conic section, ठीक है, functions. Mainly इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारा का सारा astrophysics rest करता है. So you can strengthen your concepts in all of these. Number theory भी इस एग्जाम में काफ़ी रेलेवेंट हो जाती है. प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, सो प्रोबेबिलिटी के ऊपर थोड़ा आप फोकस ज़रूर करिए. सिमिलरली फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट, स्पेशली ग्रेविटेशन और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल होना चाहिए. रिजिड बॉडी डायनामिक्स के सवाल आ सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए. आप ये समझिए दैट स्पेस के अंदर कौन कौन सा फिजिक्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि लाइट से रिलेटेड हम बहुत कुछ करते हैं. रेडियो एक्टिविटी, राइट, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए. देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर ऑल्सो फ्यू क्वेश्चंस, नॉट अ लॉट, राइट. पूरे एग्जाम में मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स से भी रिलेटेड होते हैं, जो कि वर्क एनर्जी पावर से भी रिलेटेड होते हैं, राइट. बट वर्क एनर्जी पावर आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही कवर हो जाता है. तो न्यूटन के लॉ, केपलर के लॉ, और वो लॉ, केपलर के लॉ को काफ़ी डिटेल में, राइट, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली पढ़िएगा. रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए. अगर मैं अच्छी रेफरेंस बुक के बारे में बात करूं तो H.C. वर्मा, राइट, फिजिक्स बाय H.C. वर्मा और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेज़निक, हैलिडे एंड वॉकर, दे आर वेरी गुड रेफरेंस बुक व्हिच कैन स्ट्रेंथन द फिजिक्स फॉर दिस एग्जाम, राइट. एंड नाउ मोस्ट ऑफ यू आर वांटिंग टू नो कि भाई एस्ट्रोनॉमी में क्या करें, राइट. फिजिक्स तो सब लोग पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी सब लोग पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी कोई पढ़ाता ही नहीं है, राइट. सो डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन एस्ट्रोनॉमी ऑन योर ओन. Some important reference books related to astronomy are these: Mathematics for Astronomy, Fundamental Astronomy, Astronomy Principles and Practices, स्काई एटलसेस और स्काई मैप्स को स्टडी करने के लिए स्काई एंड टेलीस्कोप्स, पॉकेट स्काई एटलस, ये डेफिनेटली करिएगा. एंड वन थिंग विच इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर इन प्रिपेयरिंग फॉर एनी ओलंपियाड इज पास्ट पेपर्स ऑफ नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड. ये आप HBCSC से ऑर्डर कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो अवेलेबल और मोस्ट ऑफ दीज बुक्स आर रेडिली अवेलेबल ऑन Amazon, so you can start your journey early as well by using these reference books. And still, अगर reference book से पढ़ाई होती नहीं है, इन सबको simplify करने का आपको और तरीका चाहिए, then definitely like this video, subscribe to the channel because we'll keep coming up with content that is actually relevant और आपके marks improve करने में directly contribute करेगा. So that is all for this video. We will be back with another video on another interesting science Olympiad. Okay, so keep subscribing to this channel और जैसे ही ओलंपियाड्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन पे क्लिक करना so that you don't miss any of these videos. Thank you very much और बस आसमान को ऐसे तारों को छू के आओ.